यार हुंजा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? नेहा ने अपनी नई दोस्त के कंधे पर हाथ रखते हुए तशवीश से पूछा। ये यूनिवर्सिटी है, कोई शेर का पिंजरा नहीं जहाँ तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। हुंजा फारूक ने अपने दुपट्टे का कोना उंगली पर लपेटते हुए गहरा सांस लिया। शेर के पिंजरे से कम भी तो नहीं है नेहा। उसने सामने वसी शानदार इमारत को देखा, जहाँ महंगी तरीन गाड़ियां आकर रुक रही थी। यहाँ सब लोग बहुत मुख्तलिफ हैं। हुंजा मुख्तलिफ थी। उस शहर के सबसे बड़े अमीर तरीन तालीमी इदारे में गरीब प्रोफेसर फारूक की बेटी थी। उसका दाखला यहाँ उसकी जहानत और दिन रात की मेहनत से मिलने वाली स्कॉलरशिप पर हुआ था। वो हसीन और मासूम थी। आंखों में ख्वाब तो थे, मगर लहजे में इत्मीनान की कमी थी, जो उसके तबकाती फर्क का वाज़े सबूत थी। अरे छोड़ो भी, नेहा ने जो खुद भी मिडिल क्लास थी मगर हुंजा से कदरे निडर थी, उसका हाथ पकड़ा। हम यहाँ पढ़ने आए, इन अमीरजादों की गाड़ियों की नुमाइश देखने नहीं। चलो फ्री पीरियड है, कैंटीन चलते हैं, चाय पीने का मूड हो रहा है। मैं तो चाय नहीं पीऊंगी, हुंजा ने अपना बैग सीधा करते हुए कहा। क्यों नहीं पियोगी? मैं सुबह नाश्ता करके आई थी। चलो ना यार, मेरा साथ दो। नेहा ने उसका बाजू थामा और तकरीबन घसीटते हुए उसे कैंटीन की तरफ ले गई। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ अमीर लोगों के लिए बनाई गई थी, लेकिन यहाँ हुंजा जैसे लायक तरीन लोग जो स्कॉलरशिप पर आते थे, उन्हें वो अहमियत कभी नहीं मिलती थी जो यहाँ के अमीरजादों को मिलती थी। जैसे ही वो कैंटीन के दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से बुलंद कहकहों और शोर की आवाज आई। कैंटीन के ऐन वस्त में सबसे नुमाया टेबल पर वो ग्रुप बैठा था जिसे यूनिवर्सिटी का हर गरीब और कमजोर तालिब इल्म खौफ खाता था। इरहाम शाह का ग्रुप। ऐसे अमीरजादों में सरफहरिस्त इरहाम शाह का नाम था। माशा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस, इस यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े ट्रस्टी का बेटा। वो इस पूरी यूनिवर्सिटी में उसी के नाम से जाना और पहचाना जाता था। ऐसा लगता था जैसे पूरी यूनिवर्सिटी उसके कंट्रोल में है। इस वक्त भी वो अपने मखसूस अंदाज में बैठा था, कुर्सी पर नीम दराज, एक पांव सामने मेज पर रखा हुआ, आंखों पर महंगे सनग्लासेस माथे पर टिकाए हुए और मुंह में च्युइंगम चबाते हुए। उसके ग्रुप में 2 लड़कियां एमन और सारा और 2 लड़के जवाद और आहद भी मौजूद थे, जो उसके हर अमल पर तालियां बजा रहे थे। नए आने वाले स्टूडेंट्स को तंग करना, उन्हें टॉर्चर करना उनके बाएं हाथ का काम था। हुंजा जैसे ही इरहाम को इस कदर गंदे और मुतकब्बिर अंदाज में बैठे देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गया। यहाँ बैठे क्या? हुंजा ने नागवारी से नेहा का हाथ रोकते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? वो देखो, हुंजा ने इरहम की तरफ इशारा किया। यहाँ पर बैठे लोगों को तो तमीज तक नहीं है कि कैसे बैठते हैं। हुंजा ने अल्फाज धीमी आवाज में कहे थे, मगर कैंटीन में एक लम्हे को शोर थमा था और उसकी आवाज उसके अंदाज से ज्यादा सीधी इरहम शाह के कानों तक पहुंची थी। इरहम ने जो अपने दोस्तों से हंस हंस कर बातें कर रहा था, अपनी गर्दन धीरे से मोड़ी। उसकी नजरें सीधी हुंजा पर पड़ी, जो खौफ और गुस्से की मिलीजुली कैफियत में उसे ही देख रही थी। इरहम अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। उसमें चिंघम चबाना रोका और एक सफाक मुस्कुराहट उसके लबों पर आई। क्या कहा तुमने? पूरी कैंटीन में पिन ड्रॉप खामोशी थी। नेहा ने खौफ से हुंजा का हाथ भींच लिया। इरहम शाह आहिस्ता से चलता हुआ उन दोनों के सामने आकर खड़ा हुआ। वो हुंजा के कद से कहीं ज्यादा लंबा था। तुम होती कौन है मुझे बदतमीज कहने वाली? उसका लहजा बर्फ की तरह सर्द था। जानती नहीं हो मैं कौन हूं? हुंजा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसके बाबा की इज्जत का सवाल था। वो गरीब जरूर थी मगर खुददार थी। मैं जानती हूं आप कौन है, हुंजा ने हिम्मत मुस्तमा करते हुए कहा। लेकिन तमीज सीखने का ताल्लुक पैसे से नहीं, तरबियत से होता है। इरहम के 2 साहत और जवाद दाद भी उसके पीछे आकर खड़े हो गए। ओहो, लगता है नहीं आई हो, जवाद ने तंजिया कहा। इरहम शाह हूं मैं। इरहम ने एक कदम आगे बढ़ाया। ये पूरी यूनिवर्सिटी मेरे बाबा के पैसे से चलती है। अभी इसी वक्त धक्के देकर निकलवा दूंगा इस यूनिवर्सिटी से। क्यों क्यों निकलवा देंगे? हुंजा की आवाज कांपी, मगर वो डटी रही। मैं भी यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ, तुम्हारी तरह आवारागर्दी करने के लिए नहीं। दिलवाज सीधे निशाने पर लगे। इरहम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने हाथ उठाया था कि नेहा बूश में चीख पड़ी। प्लीज इरहम सर, ये नहीं है, इसे नहीं पता, माफ कर दे। हट जाओ, इरहम धाड़ा। इस रखे की लड़की की हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? है कौन तू जो अपनी इतनी पावर दिखा रही है? हुंजा की आंखों में आंसू आ गए। मैं यहाँ के प्रोफेसर की बेटी हूँ। कौन से प्रोफेसर की बेटी है तू? मेहर ने तहकीर से पूछा। प्रोफेसर फारूक की, उनकी बेटी हूं मैं। ये सुनना था कि इरहम ने एक फलक शगा कहका लगाया। उसके दोस्त भी हंसने लगे। ओहो, तो ये है प्रोफेसर फारूक, मेहर ने तंज किया। गुर्बत के मारे बेचारे। तो ये बेचारी उस गरीब घराने से ताल्लुक रखती है, और अकड़ देखो कितनी अमीरों वाली है इसके अंदर। ये तजलील हुंजा की बर्दाश्त से बाहर थी। माय फुट, वो गुस्से से चीखते हुए इरहम को धक्का देती वहां से भागी थी। नेहा भी उसके पीछे भागी। कैंटीन में दोबारा शोर शुरू हो गया।
मगर इरहम शाह वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो उस लड़की को भागते हुए देख रहा था। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उसके सामने यूं आंख उठाकर बात करे। जवाद, इरहम ने अपनी ऐनक वापस आंखों पर रखते हुए सर्द लहजे में कहा था। जी सर, ये लड़की है प्रोफेसर फारूक की बेटी उन्जा। उसने चिंगम वापस चबाना शुरू की। इसके बारे में मुकम्मल मालूमात निकालो। 1 घंटे के अंदर। इरहम की आंखों में एक नई खतरनाक चमक थी। उन्जा तेज तेज कदम उठाती क्लास में पहुंची और अपनी सीट पर बैठकर सिसकियां लेने लगी। उन्जा, तुम पागल हो गई हो? नेहा ने धीमी आवाज में उसे डांटा। क्यों? तुमने उससे क्यों पंगा लिया? उन्जा ने आंसू पोंछते हुए सुर्ख आंखों से उसे देखा। तो क्या करती नेहा? वो सबके सामने मेरे बाबा का मजाक उड़ा रहा था, मैं चुप रहती? चुप रहना ही बेहतर था। नेहा ने मायूसी से सर हिलाया। तुम उस लड़के को जानती नहीं हो, बहुत खतरनाक है। तजिया ने तंजिया हंसी दी। क्या खतरनाक है? क्या कर लेगा? कत्ल कर देगा मुझे? वो एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा है और कुछ नहीं। यही तो मसला है। नेहा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। वो सिर्फ अमीरजादा नहीं है, वो इरहम शाह है। उसके बाप के पैसों पर ये पूरी यूनिवर्सिटी चलती है। यहाँ कोई उसकी शिकायत करने की जुर्रत नहीं करता। मुझे डर लग रहा है उन्जा, कहीं वो तुम्हारे बाबा प्रोफेसर फारूक को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ये सुनकर उन्जा का दिल एक लम्हे को डूबा, मगर उसने फौरन खुद को संभाला। नहीं, वो मेरे बाबा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बाबा एक ईमानदार प्रोफेसर हैं, वो अपना काम करते हैं। ये इरहम शाह खुद को समझता क्या है? वो कह तो गई थी, मगर एक अनजाना खौफ उसके दिल में बैठ गया था। अगले दिन इरहम शाह अपनी काली मर्सिडीज से उतरा और हमेशा की तरह मगरूर जाल चलता हुआ यूनिवर्सिटी के मेन कॉरिडोर में पहुंचा। जवाद और राहत उसके पीछे पीछे थे। सर, आपको वीसी साहब अपने दफ्तर में बुला रहे हैं, जवाद ने इत्तला दी। इरहम रुका। उसने अपनी ऐनक माथे पर चढ़ाई। वीसी? खैरियत? पता नहीं सर, लेकिन लग रहा है थोड़े परेशान है। इरहम ने कांधे उचकाए और मुंह में चिंगम डालते हुए वीसी ऑफिस की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खटखटाने की जहमत भी ना की और सीधा अंदर दाखिल हो गया। वाइस चांसलर, जो एक उधेड़ उम्र के मोहतर शख्स हैं, उसे देखकर खड़े हो गए। इरहम बेटा, आओ बैठो। इरहम ने कुर्सी पर बैठते हुए बेनियाजी से पूछा। जी सर, बुलाया आपने? वीसी ने खुंकारते हुए बात शुरू की। इरहम, मुझे आपकी एक शिकायत मिली है। कल कैंटीन में आपने किसी नई स्टूडेंट के साथ बदतमीजी की है। इरहम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, मगर आंखें सर्द थीं। शिकायत? मेरी? हाँ। इसी ने जल्दी से बात संभाली। देखो बेटा, आपके बाबा ने खासकर मुझे आपका ख्याल रखने के लिए कहा है। अगर इस तरह आपकी शिकायतें आती रहेंगी तो मुझे मजबूरन उन्हें ये बात बतानी पड़ेगी। इरहम कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। उसकी चिंगम चबाने की रफ्तार सुस्त बढ़ गई। किसी ने की है मेरी शिकायत? बेटा, वो किसी लड़की ने की है, मैं नाम नहीं बता सकता। बीसी ने घबराते हुए कहा। नाम क्यों नहीं बता सकते? इरहम की आवाज सख्त हुई। अरे बेटा, छोड़ो इस बात को। वीसी ने फौरन मौजू बदला। सर, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि ये पूरी यूनिवर्सिटी कैसे चल रही है। आपके बाबा की अभी अभी कॉल आई थी। बस आप थोड़ा रिलैक्स रहें और आइंदा ख्याल रखें। इरहम सब समझ गया। वो महज एक खाना पूरी थी। वो उठकर खड़ा हुआ। ठीक है सर, अब शिकायत नहीं मिलेगी। वो ये कहकर मुड़ा और उसी शान से दफ्तर से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो कॉरिडोर में इधर से उधर चक्कर काटने लगा। उसके दोस्त खामोशी से उसे देख रहे थे। ये हो ना हो उसी लड़की का नाम है। वो गुस्से से बोला। वो क्या नाम है उसका? जवाद ने फौरन जवाब दिया। हुंजा। हाँ, हुंजा नाम है उसका। प्रोफेसर फारूक की बेटी हुंजा। इरहम ने इनाम अपने दांतों तले पीसा। हुंजा अपने ख्यालों में गुम थी कि अचानक इरहम को अपने सामने पाकर टिटक गई। उसका दिल हलक में आ गया। इरहम ने दोनों हाथ जेबों में डाले और उसका रास्ता रोक लिया। क्यों? मेरी शिकायत किससे की है तुमने? उसकी आवाज में वाज़ेह धमकी थी। हुंजा ने हैरत और खौफ से आंखें फैलाईं। शिकायत? कैसी शिकायत? मैंने तो आपकी कोई शिकायत नहीं की। इतनी भूली मत बनो तुम। इरहम ने एक कदम उसके करीब किया। तुम जानती हो मेरे बारे में, यहाँ भी कुछ और मालूम करना रह गया है? हुंजा ने नफी में सर हिलाया और पीछे हटने की कोशिश की। इरहम ने उसे जाने का रास्ता न दिया। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट नहीं लगाऊंगा तुम्हारे बाप को यहाँ से निकालने के लिए। जानती हो, तुम्हारा घर तुम्हारे बाप की नौकरी से चल रहा है और तुम यहाँ स्कॉलरशिप पर आई लड़की इरहम शाह को चैलेंज करने चली हो। हुंजा का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। इरहम शाह की धमकी सीधी हुंजा के दिल पर लगी। उसका बाप उसकी वाहिद कमजोरी था। उसकी कुल कायनात उसकी नौकरी का सवाल था। उसके घर के चूल्हे का सवाल था। खौफ की एक यखपस्ता लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में उतरी। उसके घुटने कांपने लगे। मैंने आपकी कोई शिकायत नहीं की, वो सहमी हुई लहजे में कहती आंखें जोर से मींच गई। वो मजीद उस सफाक शख्स का चेहरा नहीं देखना चाहती थी जिसकी आंखों में रद्दी बराबर भी रहम नहीं था। इरहम ने चिंगम जबाना जारी रखा।
लेकिन उसकी आंखों में एक नई सर्द दिलचस्पी उभरी। वो इस लड़की को देख रहा था। अब तक उसने इसे महज एक और स्कॉलरशिप केस समझा था, एक गरीब प्रोफेसर की बेटी जो गलती से इसके रास्ते में आ गई थी। जवाद और उसके ग्रुप ने पिछले कुछ दिनों में इसका जिक्र किया था कि कोई नई लड़की आई है जो इन अमीरजादों से अलग थलग रहती है, मगर इरहाम ने उसे मुंह लगाना जरूरी नहीं समझा था। लेकिन अब उसका ये सहम जाना या आंखें मींच लेना, ये सब उसकी तवक्कुआत से मुख्तलिफ था। वो तो समझा था कि कल की तरह आज भी ये लंबी जबान चलाएगी। उसका उसी तरह आंखें बंद करना इरहाम को नागवार गुजरा। वो चाहता था वो उसे देख के उसकी आंखों में खौफ दिखे। आंखें खोले, उसने हुक्म दिया। हुंजा ने नफी में सर हिलाया। उसकी पलकें लरज रही थीं। मैंने कहा आंखें खोले। इरहाम की आवाज मजीद सफाक हुई। वरना मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे बाबा को नौकरी से निकलवा दूंगा। ये अल्फाज चाबुक की तरह लगे। अपने बाप की नौकरी का खतरा उसके खौफ पर हावी आ गया। हुंजा ने अपनी नम आंखें खोली। आंसुओं से भरी आंखों में अब खौफ की जगह शदीद गुस्सा था। वो इरहाम शाह को ऐसे देख रही थी जैसे वो दुनिया का सबसे घटिया इंसान हो। समझते क्या हो तुम खुद को? उसकी आवाज कांप रही थी मगर लहजे में नफरत थी। इरहाम उसकी आंखों में उभरते गुस्से से महसूस हुआ। जो तुम सोच भी नहीं सकती। तुम इंतहाई बिगड़े हुए बदतमीज लड़के हो। हुंजा ने अपनी सारी हिम्मत मुजतमा करते हुए चीख कर कहा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास पैसा है तुम दूसरों की इज्जत उछालते फिरोगे? तुम उसने एक लम्हे को तवक्कुफ किया। आई हेट यू इरहाम शाह, आई हेट यू। उससे पहले कि इरहाम कुछ समझ पाता, हुंजा ने गुस्से से अपने दोनों हाथ उठाए और उससे सीने पे जोर से धक्का दे दिया। यह हमला इतना अचानक और शदीद था कि इरहाम, जो उसकी तवक्को नहीं कर रहा था, एक कदम पीछे हट गया। उसके दोस्त जवाद और आहत जो ये तमाशा देख रहे थे, हैरत से गूंग रह गए। हुंजा एक लम्हे को भी नहीं रुकी और इरहाम को धक्का देते तेजी से मुड़ी और वहां से भाग निकली। इरहाम शाह अपनी जगह साकित खड़ा उसे भागते हुए देखता रहा। उसके माथे पर बल पड़ गए। आज तक किसी लड़की की जुर्रत नहीं हुई थी कि उसके सामने ऊंची आवाज में बात करे, और वो उसे धक्का देना तो दूर की बात। जवाद ने घबरा कर उसके कांधे पर हाथ रखना चाहा। छोड़ो मुझे। इरहाम ने उसका हाथ झटक दिया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। एक लम्हे को उसका दिल चाहा कि उस लड़की के पीछे भागे और उसे बालों से पकड़कर घसीटता हुआ लाए। वो आगे बढ़ा भी, लेकिन फिर कुछ याद आने पर रुक गया। उसके चेहरे पर एक सर्द सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। इस लड़की को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा, उसने अपने आप से कहा। वो मुड़ा और अपने दोस्तों की तरफ देखा जो अभी तक सदमे की हालत में। ये लड़की, इरहाम ने अपनी चिंगम थूकते हुए कहा, ये लड़की अब मेरी जिद बन चुकी है, और इरहाम शाह अगर किसी चीज की जिद कर ले तो उसे कभी छोड़ता नहीं। अब मैं इसे नीचे दिखा कर रहूंगा। इरहाम शाह की आंखों में खतरनाक जुनून था। ये खेल अब सिर्फ तंग करने का नहीं रहा, या अना का मसला बन गया था। क्लास खत्म होते ही सारे तलबा हंसते बोलते बाहर निकले। रजा ने गहरा सांस लिया। वो पिछले 1 घंटे से लेक्चर पर ध्यान देने की कोशिश कर रही थी, मगर इरहाम शाह का धमकी आमेज चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसने अपनी किताबें समेटी और बैग कांधे पर डालकर उठने लगी कि तभी उसकी नजर अपने करीब खड़े वजूद पर पड़ी। इरहाम शाह, वो न जाने कब से वहां खड़ा था, दोनों हाथ पतलून की जेबों में डाले, मुंह में चिंगम चबाते हुए एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था। क्लासरूम तकरीबन खाली हो चुका था। हुंजा का दिल धक से रह गया। रास्ता छोड़ो मेरा, उसने हिम्मत से कहा। नहीं छोड़ूंगा, इरहाम ने बेनियाजी से कांधे उचकाए। क्या कर लोगी तुम मेरा? वो एक कदम आगे बढ़ा। तो जी मिस हुंजा फारूक, कब तक ये जंग चलाने का इरादा है? हुंजा ने नफरत से उसे देखा। जब तक आप जैसे बिगड़े हुए अमीर ज्यादा लोग दूसरों की इज्जत से खेलना बंद नहीं कर देते। ओहो, इरहाम ने मसनूई हैरत दिखाई। तुम जैसी लड़कियों का यही मसला है। तुम जैसी गरीब लड़कियां खुद को बहुत ऊंची उड़ान उड़ता हुआ देखती हैं, लेकिन होती वो 2 टके की है, जैसे कि तुम हो। ये अल्फाज सीधे हुंजा के दिल पर लगे। गुर्बत उसका जुर्म नहीं थी, मगर इरहाम उसे बार बार इस बात पर जलील कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर उसने जब्त किया। उसने गुस्से से अपनी उंगली का इशारा उसकी तरफ किया। एक लफ्ज नहीं, एक लफ्ज और मत बोलना मेरी क्लास के बारे में। मैं गरीब हूं लेकिन तुमसे बेहतर हूं। मैं इस यूनिवर्सिटी की सबसे लायक तरीन लड़की हूं। अपनी मेहनत पर आई हूं, तुम्हारी तरह अपने बाप के पैसों पर नहीं। उसकी इस बात पर पीछे खड़े इरहाम के दोस्त आहद और जवाद हंस पड़े। वाह वाह, आहद ने ताली बजाई। क्या बात है, फिलोसोफर बन गई है ये लड़की तो। चुप रहो आहद, इरहाम ने बगैर मुड़े कहा, सर्द लहजे में, ये सिर्फ मेरे सवालों के जवाब देकर। उसने अपनी तवज्जो वापस हुंजा पर मरकूज की, जब जाने के लिए रास्ता तलाश कर रही थी। इरहाम फिर से उसके सामने आ खड़ा हुआ। अच्छा, इतना गुरूर है खुद की जहानत पर? उसका लहजा ज्यादा खतरनाक हो गया था। चलो
फैसला पत करते हैं। मुंजा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। बताओ। इरहाम ने उसकी आंखों में झांका। तुम्हारे बाप को नौकरी से निकलवा दूं या फिर तुम्हें यूनिवर्सिटी से? मुंजा की सांस एक लम्हे को रुकी है। मजाक नहीं, वो वाकई ये कर सकता था। सोच रहा हूं। इरहाम ने ठोड़ी पर हाथ रखकर सोचने का नाटक किया। अगर तुम्हारा बाप यूनिवर्सिटी से निकला तो तुम्हारे घरेलू हालात तो बहुत खराब हो जाएंगे, पर अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाला तो तुम्हारी इतनी मेहनत, तुम्हारी स्कॉलरशिप, तुम्हारे तालीमी हालात खराब हो जाएंगे। वो मुस्कुराया। फैसला तुम्हारे हाथ में है मिस ज़हीन फारूक। क्या चाहती हो? हुंजा का पूरा वजूद कांप रहा था। गुस्सा, खौफ और बेबसी उसे घेर लिया था। तुम एक घटिया इंसान हो। रास्ता छोड़ो मेरा, वो चीख रही थी और उसके बाजू को जोर से धकेलती हुई वहां से गुजरी। इरहाम ने उसे रोका नहीं। वो मुड़ा और क्लास से बाहर निकल गया। लेकिन हुंजा जो कॉरिडोर से भागती हुई लाइब्रेरी की तरफ कोने में छुपी थी, बुरी तरह परेशान थी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो जानती थी कि इरहाम सिर्फ धमकियां नहीं दे रहा, वो सच में कहीं कुछ ऐसा ना कर दे जिसकी वजह से उसके बाबा की नौकरी पर कोई असर पड़े या फिर उसकी तालीम पर। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ बिखर जाएगा। अगले दिन हुंजा के लिए अजाब बनकर तल्लू हुआ। वो लाइब्रेरी में बैठी अपनी आने वाली प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही थी, मगर अल्फाज उसके जहन में ठहर ही नहीं रहे थे। तभी नेहा भागती हुई उसके पास आई। उसका सांस फूला हुआ था। हुंजा, हुंजा, तुम्हें एक बात की खबर मिली? हुंजा ने उलझन से सर उठाया। क्या हुआ नेहा? आहिस्ता बोलो, ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी को छोड़ो, नेहा ने उसके सामने बैठते हुए धीमी मगर तेज आवाज में कहा। प्रेजेंटेशन के बारे में तुम्हें पता है? तुम्हारा पार्टनर कौन है? हुंजा के माथे पर बल पड़ गए। पार्टनर? किस बात का पार्टनर? मैं हमेशा अकेले काम करती हूँ, मुझे किसी पार्टनर की जरूरत नहीं। यही तो मसला है, नेहा ने परेशानी से कहा। मैं अभी अभी प्रोफेसर नुमान के दफ्तर से बाहर से लिस्ट चेक कर आई हूँ। तो हुंजा, प्रेजेंटेशन में तुम्हारा प्रोजेक्ट पार्टनर इरहाम शाह है। एक लम्हे के लिए हुंजा को लगा जैसे उसके कान बज रहे हैं। व्हाट? वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। लाइब्रेरी में मौजूद चंद स्टूडेंट्स ने मुड़कर उसे घूरा। ये तुम क्या कह रही हो? तकरीबन चीखें। ये कैसे हो सकता है? वो बेहद नालायक किस्म का लड़का है। वो मेरा पार्टनर कैसे बन सकता है? मुझे नहीं मालूम। नेहा ने नफी में सर हिलाया। मुझे तो लग रहा है उसी की कोई नई शरारत है, उसकी कोई जिद। क्या मजाक है यार ये? हुंजा का चेहरा गुस्से और खौफ से सुर्ख हो गया। मैं भी जाकर प्रोफेसर से बात करती हूँ। उस बदतमीज लड़के के साथ हरगिज काम नहीं करूंगी। हाँ, तुम खुद जाकर कंफर्म कर सकती हो, नेहा ने कहा। हुंजा अपना बैग वहीं छोड़कर तेज कदमों से लाइब्रेरी से निकली और सीधा प्रोफेसर नुमान के दफ्तर की तरफ भागी। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने दरवाजे पर दस्तक दी। प्रोफेसर नुमान, जो एक शरीफ नफ्स के ऐनक के ऊपर से उसे देखा। जी मिस हुंजा, आए। सर, एक बात करनी है आपसे, हुंजा ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। जी बोले मिस हुंजा। सर, वो प्रेजेंटेशन, मैं इरहाम शाह को अपना पार्टनर नहीं रख सकती। प्रोफेसर नुमान ने हैरत से उसे देखा। हुंजा उनकी सबसे लायक स्टूडेंट थी। लेकिन क्यों? क्या मसला है आपको इससे? इससे पहले कि हुंजा कोई जवाब देती, एक पुरसुकून आवाज दफ्तर में गूंजी। इसमें इरहाम शाह की ही मर्जी है। हुंजा बिजली किसी तेजी से मुड़ी। शाह दफ्तर के दरवाजे पर टेक लगाए खड़ा था। उसके चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में वही जिद्दी चमक। वो ना जाने कब से वहां खड़ा सब सुन रहा था। वो आहिस्ते से चलता हुआ अंदर आया और प्रोफेसर के सामने खड़ा होकर, सर, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं, मिस हुंजा फारूक। उसने इतने नरम लहजे में कहा कि प्रोफेसर नुमान भी मुतासिर हुए बगैर न रह सके। हुंजा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बच्चा, वो इरहाम की तरफ मुड़ी, ताकि तुम सबके सामने मेरी तजलील कर सको। तजलील? इरहाम ने मसनूई हैरत दिखाई। मैं तुम्हारी तजलील क्यों करूंगा? उसने प्रोफेसर नुमान की तरफ देखा। सर, सच तो ये है कि मेरे ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी की टॉपर के साथ काम करूं ताकि इनको कुछ सीख सकूं। मुझे नहीं मालूम था मिस हुंजा इतनी गैर मददगार होंगी। ये एक शातिराना चाल थी। इरहाम ने सारा इल्जाम हुंजा पर डाल दिया था। प्रोफेसर नुमान अब उलझन में पड़ गए। देखिए मिस हुंजा, अगर कोई स्टूडेंट खुद सीखना चाह रहा हो तो आपको एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, ये झूठ बोल रहा है।
हुंजा ने बेबसी से कहा। मिस हुंजा, प्रोफेसर ने उसे डांटा। ये क्या तरीका है बात करने का? लिस्ट फाइनल हो चुकी है, आप दोनों अब पार्टनर्स हैं। असल में हुंजा का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। वो जानती थी कि वो फंस चुकी है। मैं जाने अब ये क्या करने वाला था। हुंजा गुस्से और बेबसी के आलम में प्रोफेसर नुमान के दफ्तर से बाहर निकली। वो भी चंद कदम ही चली थी कि वही मगरूर आवाज उसके ताक़ुब में आई, जिससे अब उसे शदीद नफरत हो गई थी। कहाँ भाग रही हो, मिस टॉपर? हुंजा एकदम रुकी, मगर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका पूरा वजूद गुस्से से कांप रहा था। मेरा रास्ता छोड़ दो इरहाम, बस बहुत हो गया। इरहाम टहलता हुआ अपने मखसूस अंदाज में हाथ जेबों में डाले उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे से वो शराफत का नकाब मुकम्मल तौर पर उतर चुका था, जिसने चंद लम्हे कबल प्रोफेसर के सामने पहन रखा था। प्रोफेसर के सामने तो बड़ी हमदर्दी जता रहे थे। हुंजा ने नफरत से थूक निगलते हुए कहा, अब क्या चाहिए तुम्हें? वाह, तुम तो सोच में भी ज़हीन हो, इरहाम ने तंजिया अंदाज से मुस्कुराते हुए कहा। फौरन समझ गई कि वो सब ड्रामा था। क्यों कर रहे हो ये सब? हुंजा ने पूछा। क्योंकि तुमने मुझे चैलेंज किया था, इरहाम ने कांधे उचकाए, और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इरहाम शाह से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। उसके करीब आया। उसकी आवाज में सर्द सरगोशी में बदल गई। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं ये बात दोबारा नहीं दोहराऊंगा। हुंजा ने उसकी आंखों में देखा जो किसी शिकारी की तरह चमक रही थी। अगर तुमने मेरे साथ ये प्रोजेक्ट करने से इनकार किया ना, इरहाम ने एक लम्हे को तवक्कुफ किया। उसके चेहरे पर फैली सफाक मुस्कुराहट गहरी हो गई। तो तुम्हारे बाबा की फाइल, उसने उंगली उठाकर धमकी दी, सीधी डीन के पास जाएगी, और फिर तुम जानती हो क्या होगा। हुंजा की आंखें खौफ से फैल गई थी। इरहाम उसके चेहरे पर आते खौफ के तासुरात से भरपूर लुत्फ उठा रहा था। पता है क्या हुआ? तुम्हारे इस गरीब ईमानदार बाप की नौकरी विनिश। उसने आखिरी लफ्ज के साथ हवा में एक चुटकी बजाई। ये अल्फाज, ये धमकी हुंजा के सब्र का आखिरी बंधन तोड़ गए। उसकी आंखों से, जिन्हें कब से रोके हुए थी, आंसुओं की लड़ी बहने के लिए। उसकी सारी हिम्मत, सारा गुस्सा आंसू बनकर बह गया। देखो इरहाम, उसकी आवाज आंसुओं से भीग गई। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो प्लीज मेरे साथ ये ड्रामे बंद करो। इरहाम उसे यूं टूटकर रोता देख के एक लम्हे को ठिठका। वो इस रद्द अमल की तवक्को नहीं कर रहा था। वो चीख पुकार, गुस्से या शायद एक और धक्के की तवक्को कर रहा था, मगर इन आंसुओं की नहीं। हुंजा ने अपने आंसू पोंछे। ये कैसी अना है तुम्हारी? ये कैसी जिद है जो दूसरों की इज्जत, दूसरों की रोजी रोटी एक मिनट में रौंद कर रख देती है? उसने अपनी रोती हुई सुर्ख आंखों से सीधा इरहाम की आंखों में देखा। कभी एक लम्हे के लिए भी सोचा है कि तुम्हारे इस मजाक से, तुम्हारे इस रिएक्ट से दूसरों के दिलों पर क्या गुजरती है? मेरे बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी है, और तुम सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए, सिर्फ एक खेल के लिए उनकी नौकरी खतरे में डाल रहे हो। इस वक्त इरहम शाह, जो हमेशा हर बात का तरसा जवाब देता था, जो हमेशा जीतता था, बुत बना उसके अल्फाज सुन रहा था। हुंजा के आंसू, उसके लहजे की सच्चाई और उसके सवालों ने इरहाम को एक लम्हे के लिए साकित कर दिया। न जाने उसके दिल में क्या सोच आई, मगर उसके चेहरे के तासुरात एक लम्हे को बदले। शायद उसे पहली बार अपनी सफाकी का, अपनी ताकत के गलत इस्तेमाल का एहसास हुआ। शायद वो उस लड़की की हिम्मत पर हैरान था जो रोते हुए भी उसे आईना दिखा रही थी। हुंजा को उससे शदीद नाकाबिले बयान नफरत महसूस हो रही थी। वो मजीद एक लम्हा भी उसका चेहरा नहीं देखना चाहती थी। वो इरहाम को उसी साकेत हालत में छोड़कर रोती हुई वहां से भाग गई। इरहाम शाह काफी देर तक उस कॉरिडोर में तन्हा खड़ा। उसके कानों में हुंजा के अल्फाज गूंज रहे थे। कभी सोचा है दूसरों के दिलों पर क्या गुजरती है? उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बेची। वो लड़की उस पर असरअंदाज हो रही थी, उसे कमजोर कर रही थी। नहीं, वो खुद से बोला, ये सिर्फ मेरी जिद है और मैं अपनी जिद कभी नहीं हारता। मगर वो नहीं जानता था कि उसके दिल का एक कोना उस लड़की के आंसुओं से जख्मी हो चुका था। हुंजा कॉरिडोर से भागती हुई सीधी वॉशरूम में घुस गई और आंसू बहाने लगी। उसने फैसला कर लिया कि वो जिल्लत आमीज प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेगी, इरहम शाह की अना के तस्कीन का खिलौना नहीं बनेगी। जो होगा देखा जाएगा। अगर उसके बाबा की नौकरी उसकी खुददारी से ज्यादा अहम होती तो वो आज इस मुकाम पर ना होते। वो वॉशरूम से निकली और सीधी उस क्लासरूम की तरफ गई जहां प्रोजेक्ट पर डिस्कशन के लिए इरहम शाह ने उससे मिलने का कहा था। इरहम शाह वहां पहले से मौजूद था, अपने मखसूस कुर्सी पर बैठा, टांग पर टांग जमाए और हस्बे मामूल च्युइंगम चबा रहा था। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, जिससे वो जानता हो कि हुंजा उसके जाल में फंस चुकी है। हुंजा सीधी उसके सामने आकर खड़ी हुई। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसकी आवाज में एक नई मजबूती थी।
मैं तुम्हारे साथ ये प्रोजेक्ट नहीं करूंगी। इरहाम ने च्युइंगम चबाना रोका। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने तवक्को की थी कि वो रोती हुई माफी मांगेगी और शराकत के लिए तैयार हो जाएगी। क्या कहा तुमने? उसने सड़ लहजे में पूछा। मैंने कहा, हुंजा ने गहरा सांस लिया, मैं तुम्हारे साथ काम से इनकार करती हूँ। तुम जानती हो उसका मतलब क्या है? इरहाम उठकर खड़ा हुआ। मैं जानती हूँ, हुंजा की आवाज भरा गई। तुम यही करोगे ना कि मेरे बाबा को नौकरी से निकालवा दोगे? कर लो जो करना है कर लो, लेकिन मैं अपनी इज्जत नफ्स का सौदा नहीं करूंगी। इरहाम ने चंद लम्हे उसे घूरा। उसकी आंखों में गुस्सा था, हैरत थी और शायद कुछ और भी था जिसे हुंजा समझ न सकी। वो उस लड़की के टूटने की तवक्को कर रहा था, मगर वो तो पहले से ज्यादा मजबूत होकर उसके सामने खड़ी थी। ठीक है, इरहाम ने बेबसी से कांधे उचकाए। जैसे तुम्हारी मर्जी। वो मुड़ा और क्लासरूम से बाहर निकल गया। हुंजा वहीं खड़ी रह गई। उसका दिल डूब रहा था। वो जानती थी इसका अंजाम क्या होगा। उसने अपने बाबा की नौकरी खत्म करवा दी थी। वो जानती थी इरहाम शाह अपनी धमकी को पूरा करने में एक लम्हा नहीं लगाएगा। वो दीवार से टेक लगाकर वहीं फर्श पे बैठ गई और फूट फूट कर रो दी। उस शाम वो घर लौटी तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो अपने बाप का सामना करने से डर रही थी। वो कैसे बताएगी कि उसकी एक जिद की वजह से उसके घर का चूल्हा बुझने वाला है। रात को जब प्रोफेसर फारूक घर आए तो हुंजा सहम कर अपने कमरे में दुबक गई। रात को जब प्रोफेसर फारूक घर आए तो हुंजा सहम कर अपने कमरे में दुबक गई। उसे लगा कि अब वो उसे बुलाएंगे और गुस्सा करेंगे, मगर बाहर से उसके बाबा की खुशी भरी आवाज आई। हुंजा, अरे हुंजा बेटा, कहाँ हो? वो डरते डरते बाहर निकली। अरे, प्रोफेसर फारूक के हाथ में मिठाई का डब्बा था। बाबा खैरियत? बेटा मिठाई खाओ। उन्होंने खुशी से डब्बा उसके आगे किया। आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। हुंजा ने उलझन से उन्हें देखा। क्या हुआ बाबा? मेरी प्रमोशन हो गई, उन्होंने फख्र से बताया। और सिर्फ प्रमोशन ही नहीं, यूनिवर्सिटी बोर्ड ने मेरी नौकरी के साल भी 5 साल के लिए बढ़ा दिए हैं। हुंजा के हाथ से मिठाई की प्लेट गिरते गिरते बची। इसके अपने कानों पर यकीन नहीं आया। प्रमोशन? हाँ बेटा, और पता है ये सब कैसे हुआ? शाह इंडस्ट्रीज के मालिक इरहाम शाह के वालिद, उन्होंने खुद मेरा नाम तजवीज किया। ये सुनता ही हुंजा की हैरानगी की कोई हद नहीं रही। वो शख्स इरहाम शाह, जो उसे उसके बाप के नौकरी से निकलवाने की धमकी दे रहा था, उसके बाप ने उसके बाबा को प्रमोशन दिलवाई? ये कैसे हो सकता है? अगले दिन वो यूनिवर्सिटी गई तो उसका जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। वो इरहाम शाह को तलाश कर रही थी, मगर वो कहीं नजर नहीं आया। बल्कि आज उसके ग्रुप ने भी उसे तंग नहीं किया। वो कैंटीन में अकेली बैठी थी जब खुद इरहाम का दोस्त उसके पास आया। बहुत हैरान लग रहे हो? जवाद ने पूछा। हुंजा ने नफरत से उसे देखा। कैसे? क्या मतलब है तुम्हारा? जवाद हंसा। तुम समझती हो इरहाम शाह सिर्फ तबाही मचाना जानता है। तुम्हारे बाबा की प्रमोशन की खबर तो तुम्हें मिल ही गई होगी। हुंजा ने उसे घूरा। ये सब इरहाम शाह की वजह से हुआ, जवाद ने इंकिशाफ किया। जिस दिन तुम उसे कॉरिडोर में लेक्चर दे रही थी ना, उसके बाद उसने अपने बाप से कहकर तुम्हारे प्रोफेसर बाप की फाइल मंगवाई। पर जब उसे पता चला कि वो वाकई एक ईमानदार और काबिल उस्ताद हैं, तो उसने धमकी देने के बजाय उन्हें प्रमोट करवा दिया। हुंजा साकित रह गई। वो तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था। जवाद ने जाने से पहले आखिरी बात कही। वो सिर्फ तुम्हें आजमा रहा था, मिस टॉपर। हुंजा वहीं बैठी रह गई। उसका दिल अब भी इरहाम शाह के लिए मोम नहीं पड़ा था, मगर उसके जहन में एक तूफान बरपा था। वो शख्स इतना बुरा नहीं था जितना वो दिखाता था। जवाद के इंकिशाफ ने हुंजा को बिल्कुल साकित कर दिया। वो कैंटीन में तन्हा बैठे इस सारी सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी। इस वाकये के बाद यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ बदल गया। इरहाम शाह का ग्रुप अब भी यूनिवर्सिटी का सबसे ताकतवर ग्रुप था, मगर उनकी तवज्जो हुंजा से मुकम्मल तौर पर हट गई थी। यहाँ अब वो उसे बेकर तंजिया मुस्कुराता नहीं था, ना ही उसका रास्ता रोकता था। वो अक्सर दूर से उसे देखता है था, मगर उसकी आंखों में अब सफाकी नहीं बल्कि एक अनजानी सी उलझन होती थी। इरहाम शाह खुद भी एक अजीब कश्मकश का शिकार था। यार जवाद, एक शाम वो यूनिवर्सिटी के बास्केटबॉल कोर्ट में अकेला बैठा था। उसके हाथ में बॉल था, मगर वो उसे ड्रिबल नहीं कर रहा था। उसका लहजा थका हुआ था। जी सर। जवाद उसके करीब ही बैठ गया। पता नहीं क्यों इस लड़की में ऐसा क्या है, इरहान ने बॉल को घूरते हुए कहा। मैंने आज तक किसी से हार नहीं मानी। मैं हर उस शख्स को तोड़ देता हूं जो मेरे सामने खड़ा होता है। उसने गहरा सांस लिया। लेकिन जब वो उस दिन कॉरिडोर में मेरे सामने रोई, फिर अगले दिन मेरी धमकी के बावजूद उसने प्रोजेक्ट से इनकार कर दिया। यार मैं उसे तोड़ नहीं पाया। सर, आपने तो उसके बाप को प्रमोशन दिलवा दी। वही तो समझ नहीं आ रहा। इरहाम उठकर खड़ा हुआ।
میں نے غصے میں فائل منگوائی تھی کہ اسے نوکری سے نکال دوں گا، مگر جب میں نے اس کی فائل پڑھی، اس کی ایمانداری کے قصے دیکھے، پھر مجھے ہنزا کا روتا ہوا چہرہ یاد آیا۔ میں ایسا نہیں کر سکا۔ وہ جواد کی طرف مڑا۔ بار بار میں اس لڑکی کے سامنے خود کو کمزور محسوس کرنا شروع کر دیتا ہوں، کہیں مجھے اس سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ جواد نے حیرت سے اپنی لیڈر کو دیکھا۔ ارحام شاہ اور محبت، یہ دو متضاد چیزیں تھی۔ سر، کچھ تو ہے اس لڑکی میں۔ ارحام جان اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کئی بار کوشش کی۔ اس نے اپنا مغرور انداز اور چنگم چبانے کی عادت اس کے سامنے ترک کر دی۔ ایک دن ہونزا لائبریری سے نوٹس بنا کر نکل رہی تھی کہ ارحام اس کے راستے میں آ گیا۔ اس بار اس کے چہرے پر تکبر نہیں، ایک عجیب سی جھجک تھی۔ ہونزا، اس نے دھیمی آواز میں پکارا تو ہونزا رک گئی۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ یہ وہ ارحام نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ مجھے فائنل ایئر کے پروجیکٹ کے لیے کچھ مدد چاہیے، اس نے بات بنائی۔ میں جانتا ہوں تم ٹاپر ہو، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ ہونزا نے چند اسے گھور کر دیکھا۔ اس کے دل میں ابھی ارحام شاہ کے لیے شدید ناپسندیدگی تھی۔ اس کے والد کی پروموشن کا احسان مانتی تھی، مگر وہ مہینوں کی ذہنی اذیت اور تجلیل کو بھولی نہیں تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ شاہ انڈسٹریز کے مالک کو میری مدد کی ضرورت ہے، وہ سرد لہجے میں کہتی اس کے پاس سے گزر گئی۔ ارحام وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے پہلی بار کسی نے انکار پر غصہ نہیں بلکہ افسوس ہوا۔ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ ان کی ڈگری کمپلیٹ ہونے میں چند ہی ہفتے رہ گئے تھے۔ ارحام کی الجھن اب بھی واضح شکل اختیار کر چکی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ ضدی، خوددار اور غریب پروفیسر کی بیٹی کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ ایک شام ہونزا اپنے بابا کے ساتھ صحن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ پروفیسر فاروق نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ ان کے چھوٹے سے گھر کے باہر ایک چمکتی ہوئی کالی مرسیڈیز کھڑی تھی اور دروازے پر اس شہر کے سب سے امیر ترین بزنس مین ارحام شاہ کے والد خود کھڑے تھے۔ جناب شاہ صاحب، پروفیسر فاروق بوکھلا گئے۔ اب آئیے، اندر آئیے۔ ہونزا بھی اپنے بابا کے پیچھے سے جھانکتی ہوئی حیرت سے گونگ رہ گئی۔ شاہ صاحب اندر آئے اور ان کے سادہ سے ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھ گئے۔ ہونزا لرزتے ہاتھوں سے ان کے لیے پانی لائی۔ پروفیسر فاروق، شاہ صاحب نے اپنی گمبھیر آواز میں بات شروع کی، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں کا طبقہ بہت مختلف ہے اور شاید میری بات آپ کو عجیب لگے۔ پروفیسر فاروق اور ہونزا دونوں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں آج یہاں آپ کے گھر اپنے بیٹے ارحام شاہ کے لیے آپ کی بیٹی ہونزا کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بوم تھا۔ ہونزا کے ہاتھ سے ٹرک گرتے گرتے بچی۔ پروفیسر فاروق کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ کیا کہا آپ نے؟ پروفیسر فاروق کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ارحام شاہ اور میری بیٹی؟ جی، شاہ صاحب نے سنجیدگی سے کہا، ارحام کی اپنی ضد ہے۔ اس نے مجھ سے صاف کہہ دیا وہ شادی کرے گا تو صرف آپ کی بیٹی سے۔ میں خود حیران تھا، مگر وہ اس رشتے کے لیے بہت سنجیدہ ہے۔ ہنزا کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ وہ شخص جس سے وہ نفرت کرتی تھی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ شاہ صاحب کے جانے کے بعد ڈرائنگ روم میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ ارحام شاہ کا رشتہ اس کے لیے ہی کسی بھیانک مذاق سے کم نہیں تھا۔ کافی دیر بعد پروفیسر فاروق نے گہرا سانس لیا اور کپ میز پر رکھا۔ انہوں نے مڑ کر اپنی بیٹی کو دیکھا جو مجسم حیرت بنی کھڑی تھی۔ ہنزا بیٹا، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ ان کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ ہنزا دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آئی اور ان کے قریب فرش پر بیٹھ گئی۔ پروفیسر فاروق نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی آنکھوں میں ایک باپ کی پریشانی واضح تھی۔ بیٹا، تم نے سب سن لیا نا؟ ہنزا نے صرف اسبات میں سر ہلایا۔ اس کی زبان گونگ تھی۔ میں جانتا ہوں یہ سب بہت عجیب ہے، پروفیسر فاروق نے کہنا شروع کیا۔ وہ بہت بڑے لوگ ہیں اور ہم ان کے معیار کے نہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر میں اس لڑکے کو جانتا ہوں۔ میں نے یونیورسٹی میں اس کے قصے سنے ہیں۔ وہ تمہارے ساتھ اس نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ ہنزا خاموش رہی۔ پروفیسر فاروق نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ان کا لہجہ مضبوط ہو گیا۔ بیٹا، ایک بات کان کھول کر سن لو، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں شاہ سے، اس کے باپ سے، اگر میری نوکری بھی جاتی ہے تو مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے تمہارا مستقبل، تمہاری خوشی سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اگر تم اس رشتے کے لیے نہیں چاہتی، اگر تمہارے دل میں 1% بھی شک ہے، تو میں اس لڑکے کے لیے تمہاری شادی کی ہاں کبھی نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں وہ لڑکا تمہارے قابل نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز رندھے گئی۔ وہ اپنی بیٹی کو کسی ایسے شخص کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے
जिसने उसे सिर्फ अजियत दी हो। हुंजा ने अपने बाबा के अल्फाज सुने। उसने उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा। उसके जहन में यूनिवर्सिटी के वो तमाम मनाजिर एक फिल्म की तरह चल पड़े। इरहाम का तकब्बुर, उसकी धमकियां, कॉरिडोर में उसकी तस्लील और फिर उसका बदलना। उसे जवाद के अल्फाज याद आए कि ये सब इरहाम की वजह से हुआ है। उसे याद आया कि किस तरह उसने बाबा को प्रमोट करवाया था। उसे लाइब्रेरी में उसका झिझकता हुआ लहजा याद आया। ये वो इरहाम शाह नहीं था जिसे वो जानती थी या जिसे वो समझती थी। उसे नेहा की बताई हुई बातें भी याद आईं जो उसने कुछ अरसा कबल कहीं से सुनी थी। तज़ा, तुम्हें पता है इरहाम शाह ऐसा क्यों है? नेहा ने एक दिन उसे बताया। मैंने सुना है कि जब वो सिर्फ 8 साल का था तो उसकी माँ इंतकाल कर गई थी। उसके बाप ने फौरन दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ ने उसे कभी वो तवज्जो नहीं दी। बाप बिजनेस में मसरूफ रहा। इतने पैसे, इतनी दौलत में भी उसने हमेशा अपनी माँ की कमी महसूस की। ये अल्फाज उस वक्त हुंजा के दिल पर लगे। उसने अपनी उस कमजोरी को छुपाने के लिए, इस खला को भरने के लिए दूसरों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वो सबकी तवज्जो चाहता था, चाहे वो नफरत की सूरत में ही क्यों न हो। हुंजा ने गहरा सांस लिया और उसने अपने तमाम ख्यालात को मुश्तमा किया और अपने बाप की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक पुख्ता अज़्म था। आपने किससे कह दिया बाबा कि वो मेरा काबिल नहीं? प्रोफेसर फारूक ने चौंक कर उसे देखा। हुंजा, ये तुम क्या कह रही हो? बाबा, उसने नरमी से कहा, मैंने उसके अंदर को जाना है। मैं मानती हूँ उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो ऐसा बगैर वजह के नहीं बना। उसे किसी गम ने, किसी कमी ने तोड़ा है। वो एक लम्हे को रुकी और फिर बोली, मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की, लेकिन मैंने उस शख्स को अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है। जिस शख्स के दिल में इतनी सफाकी थी, वो मेरे आंसुओं से पिघल भी सकता है, वो किसी का एहसान भी मान सकता है, वो किसी की मदद भी कर सकता है। मगर बेटा, मोहब्बत और शादी अलग चीजें हैं। मैं जानती हूँ, मुस्कुराई। आप रिश्ते के लिए हाँ कर दें बाबा, मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। प्रोफेसर फारूक को अपनी बेटी के इस फैसले पर शदीद हैरत हुई। हुंजा, क्या तुम होश में हो? क्या तुम उसकी दौलत से मुतासिर हो गई हो या उसके बाप की प्रमोशन के एहसान का बदला चुका रही हो? नहीं बाबा, हुंजा ने नफी में सर हिलाया। अगर बात एहसान की होती तो मैं कभी हाँ ना करती। बात दिल की है। वो ये नहीं कह सकी कि वो खुद भी न जाने कब उस बिगड़े हुए जिद्दी थी, मगर अंदर से तन्हा इरहाम शाह से मोहब्बत करने लगी थी। वो उस नफरत से मोहब्बत तक का सफर अनजाने में ही तय कर चुकी थी। प्रोफेसर फारूक ने अपनी बेटी की आंखों में सच्चाई और एतमाद देखा। वो समझ गए कि ये फैसला किसी दबाव का नहीं बल्कि उसकी अपनी मर्जी का है। उन्होंने गहरा सांस लिया और सर झुका दिया। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। अगले दिन प्रोफेसर फारूक ने शाही इंडस्ट्रीज फोन करके इस शहर के सबसे ताकतवर खानदान को अपनी बेटी का हाथ दे दिया। सुर्ख भारी जोड़े में मलबूस जेवरात के बोझ तली दबी हुंजा फारूक, जब हुंजा इरहाम शाह बन चुकी थी, अपने नाम से जुड़े इस नए आलीशान कमरे में बैठी थी। ये कमरा उसके वालिद के पूरे घर से बड़ा और कीमती था। हर शय में शाहाना अंदाज की अक्कासी थी, बिल्कुल उस शख्स की तरह जिसके नाम पर ये सब कुछ था। उसका दिल बेतरतीब धड़क रहा था। वो यहाँ अपनी मर्जी से आई थी, मगर फिर भी एक अनजाना खौफ, अजनबियत का एहसास उसे घेरे हुए था। वो शख्स कैसा होगा जिससे उसने शादी की है? क्या वो यूनिवर्सिटी वाला मगरूर बदतमीज सैम शॉ हो गया था, या वो बदला हुआ इंसान जिसकी झलक उसने आखिरी दिनों में देखी थी? तभी दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज आई। हुंजा ने घबराकर अपनी पलकें झुका ली। उसके हाथ जिसने अपनी गोद में रखे थे सर्द पड़ गए। वो कदमों की आहट से पहचान गई कि वो अंदर आ चुका है, मगर आज इन कदमों में वो तकब्बुर भरी धमक नहीं थी। वो बहुत आहिस्ता, बहुत मोहतात कदम उठाता हुआ चलकर आया, फिर उसके करीब बेड के किनारे पर बैठ गया। हुंजा ने हिम्मत करके कनखियों से उसे देखा। वो इरहाम शाह नहीं था जिसे वो जानती थी। आज उसने स्याद शेरवानी ज़ेबतन की हुई थी। उसके बाल सलीके से संवरे हुए थे, मगर सबसे बड़ी तब्दीली उसका चेहरा था। आज ना उसके मुंह में चिंगम थी, ना उसके माथे पर ऐनक टिकी थी, ना ही उसके लबों पर वो सफाक तंजिया मुस्कुराहट थी। आज वो एक इंतहाई संजीदा, मतीन और शायद थोड़ा घबराया हुआ इल्हाम शाह लग रहा था। कमरे में कई लम्हे भारी खामोशी छाई रही। हुंजा की धड़कनों का शोर उसे अपने कानों में सुनाई दे रहा था। आखिरकार इरहाम ने ही इस खामोशी को तोड़ा। उसकी आवाज गहरी मगर बहुत धीमी थी। मैं सोचता था, उसने सामने दीवार को घूरते हुए कहा,
کہ محبت کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ صرف لوگوں نے کہانیوں میں ایک نام دے رکھا ہے، ایک فریب ہے جو کمزور لوگ پالتے ہیں۔ اس نے گہرا سانس دیا، لیکن اب جب خود کو ہی ہے تو احساس ہوا کہ محبت سچ میں ہوتی ہے، یہ کوئی فریب نہیں ہے، ایک حقیقت ہے، اور یہ کسی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ وہ رکا، پھر ہنجا کی طرف مڑا جو ابھی تک سر جھکائی بیٹھی تھی۔ ایک ایسا احساس جو مجھے آج تک کبھی کسی سے نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ اپنے سگے باپ سے بھی نہیں۔ ہنجا نے سنا تو چونکی، مگر خاموش رہی۔ میں ان سے ہمیشہ نفرت کرتا رہا۔ ارحام کی آواز میں ایک پرانا درد تھا۔ میں ہر بات اپنی منوانے کا عادی تھا۔ ضد کرنا میری فطرت بن چکی تھی، کیونکہ یہی ایک طریقہ تھا جس سے میں خود کو اہم محسوس کروا سکتا تھا۔ میں نے محبت نہیں کی تھی، صرف ضد کی تھی۔ مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ میرا باپ بھی میرا دشمن ہے، جیسے میری ماں کے مرنے کے فوراً بعد مجھ پر ایک سوتیلی ماں لا کر بٹھا دی۔ وہ اسے تلخی سا ہنسا۔ مجھے دنیا کی ہر چیز دی ہنزا، پیسہ، طاقت، آزادی، مگر وہ نہیں دیا جس کی مجھے ضرورت تھی۔ میں اندر سے بالکل تنہا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر تو ایسا محسوس ہوتا ہے جسے تم میری زندگی کو خوشگوار بنا دو گے۔ اس کی آواز نرم پڑ گئی۔ ارحام نے باری مت کر کے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ہنجا کا ہاتھ تھاما جسے وہ گود میں رکھا تھا۔ ہنجا کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا، مگر اس نے اپنا ہاتھ کھینچا نہیں۔ وہ خاموشی کے ساتھ اس کے اعترافات سن رہی تھی۔ شروع میں جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ بالکل اچھا نہیں تھا۔ اس نے ہنجا کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کیے۔ وہ دھمکیاں، وہ تذلیل، میں تمہیں توڑنا چاہتا تھا کیونکہ تم مجھ سے مختلف تھی، تم خوددار تھی، اور تمہاری یہی خودداری میری انا کو چپتی تھی۔ اس کی آواز شرمندگی سے بھر گئی۔ پلیز ہنزا، میں جانتا ہوں تمہاری یہ شادی زبردستی ہوئی ہوگی۔ میرے باپ نے پروفیسر صاحب کو مجبور کیا ہوگا کہ تم جیسے شخص کے ساتھ کبھی شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ یہ کہتے ہوئے ارحام شاہ نے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ مغرور شخص آج اپنی محبت کے سامنے اپنا سب کچھ ہار کر بیٹھا تھا۔ جیسی اس نے الفاظ کہے، ہنجا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ اس ایک جھٹکے میں ارحام شاہ کی جان نکل گئی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ اس کا سانس رک گیا۔ اسے لگا بس اب سب ختم ہو گیا ہے۔ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ اس سے نفرت کے ساتھ رہے گی یا شاید اسے چھوڑ دے۔ اس کی زندگی کی پہلی اور آخری خواہش، اس کی محبت اس سے چھن گئی۔ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ ارحام نے لرزتی نظروں سے سر اٹھایا۔ ہنجا گھونگھٹ اٹھا چکی تھی اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کس نے کہہ دیا میری شادی زبردستی ہوئی ہے؟ ہنجا نے سکون سے دہرایا۔ ارحام گونگ تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے اپنی مرضی سے آپ سے شادی کی ہے۔ ارحام کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اپنی مرضی سے؟ وہ بے یقین بولا۔ کیوں؟ ہنزا کے لمحوں پر ایک ہلکی سی خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ کیونکہ شادی تو میں نے اسی سے کرنی تھی نا جس سے محبت کرنی تھی۔ ارحام کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ جی بالکل۔ ہنزا نے نرمی سے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر کیسے؟ ارحام ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھا۔ میں نے تو تمہیں صرف تکلیف دی، نفرت؟ تو آپ کیا سمجھے تھے؟ ہنزا اس کی بات کاٹی کہ اتنی نفرت کرنے کے بعد محبت صرف آپ کے دل میں ہوئی ہے؟ کیا میرے جذبات نہیں تھے؟ وہ تھوڑا سا ارحام کے قریب ہوئی۔ جس شخص کو میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتے دیکھا، جس شخص نے اپنی انا اور ضد کو ایک طرف رکھ کر میرے بابا کو عزت دی، جس شخص کے دل میں اتنی صفاکی کے باوجود اتنی نرمی چھپی ہو، اس سے محبت نہ کرتی تو پھر کیا کرتی؟ یہ کہتے ساتھ ہی اس سے پہلے کہ ارحام کچھ کہتا، ہنزا نے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، وہ آنسو جو اس نے اپنی محبت کے اعتراف کے لیے بچا رکھے تھے۔ ارحام چند لمحے تو ساکت بیٹھا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس خوشی کو وہ زبردستی چھیننے کا سوچ رہا تھا وہ اتنی آسانی سے اسے مل گئی۔ ضد جیت گئے، مگر اس کے انداز میں نہیں بلکہ محبت کے انداز میں۔ اس نے گہرا پرسکون سانس لیا اور اپنے بازوؤں کا حصار اس لڑکی کے گرد تنگ کر دیا۔ اس نے مضبوطی سے اپنے بازو میں اسے سمیٹ لیا۔ ارحم نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا لیا اور اس کے سر پر ایک طویل اور پرخلوص بوسہ دے دیا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔
शुक्रिया हुंसा, उसने सरगोशी की। मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। जिद का ये सफ़र जो नफ़रत और तकब्बुर से शुरू हुआ था, आज रात मोहब्बत और मुकम्मल सुपर्दगी पर आकर ख़त्म हुआ था।